हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट। तो सो हमारे साथ है प्रीति रावत मैम, जिनका 42 रैंक के साथ हरियाणा जो पीसीएस का भी रिजल्ट आया है उसमें एसडीएम के पोस्ट के लिए सिलेक्शन हुआ है। इसके अलावा मैम ने यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और 2 बार यूपीएससी का मेंस और 1 बार इंटरव्यू भी दिया, वो भी हिंदी मीडियम से। तो आज हम मैम की जर्नी जानेंगे, स्ट्रैटेजी जानेंगे, बुक लिस्ट जानेंगे और कैसे आप तैयारी कर सकते हैं। सो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें। हम सबसे पहले आप अपना नाम और एजुकेशन बैकग्राउंड बताइए। सर, मेरा नाम प्रीति रावत है और मैंने बीसीए और एमसीए किया हुआ है। बीसीए एमसीए, ओके। सो मैम सिविल सर्विसेज की बात करें या फिर इन गवर्नमेंट, मैम एक बार ना आप कैमरे की तरफ देख कर ही बताना मैक्सिमम में। सो मैम अगर हम बात करें इन गवर्नमेंट एग्जाम्स की या फिर यूपी पीसीएस या फिर सिविल सर्विसेज के एग्जाम की, तो कब से प्रिपरेशन करने स्टार्ट किया था? सर, मैंने ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स हो गए जब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट की थी। उससे पहले मैं आईटी सर्विसेज में थी, तो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर काम कर रही थी। तो मीन वाइल मुझे किसी से ऐसा इंटरेक्शन हुआ कि मुझे तैयारी करनी, उनसे इंस्पिरेशन हुई मुझे। तो उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की और उसके बाद मैंने यहाँ पे कोचिंग भी ज्वाइन की थी और कुछ अपने आप सेल्फ स्टडी भी काफ़ी टाइम तक की और उसके बाद फिर अभी तो ओके। सो आप मैम 4 to 5 ईयर से मुखर्जी नगर में रह के तैयारी कर रहे थे? जी, ओके। सो अभी आपने मुझे बताया था कि आपने और भी एग्जाम्स निकाल रखे थे, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए कि कौन सा एग्जाम कब निकाला था, क्या रिजल्ट रहा? सर, मैंने 2018 में जो बिहार पीसीएस है वो क्लियर किया था। उसके बाद मैंने यूपी में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और अभी मैं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स के पद पे काम कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने हरियाणा पीसीएस में अभी जो है एग्जीक्यूटिव ब्रांच में मेरा सिलेक्शन हो गया। ओके। सो मैम आपका अगर ये हरियाणा पीसीएस का हम जानना चाहें, अटेम्प्ट कौन सा है, साथ ही साथ ये आपका मीडियम क्या है? सर, मेरा हरियाणा में फर्स्ट अटेम्प्ट है और मेरा मीडियम हिंदी है। ओके। सो ऑप्शनल क्या है मैम? और हिस्ट्री है। तो मैम स्टार्टिंग से थोड़ा सा ये बताइए कि पहले आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी और अब आपने क्या चेंजेस करे थे, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ते हैं। स्टार्टिंग में तो ज़्यादातर स्ट्रेटजी ये थी कि जितनी भी एनसीईआरटीज थी वो मैं डीपली स्टडी कर रही थी अच्छे से। हालांकि जो मेरे कोचिंग के नोट्स थे वो भी कम्प्लीटली पढ़ रही थी, लेकिन जब हम पढ़ लेते हैं ओवरऑल तो हम पता चल जाता है कि कौन सी चीज़ें फर्स्ट ऑफ ऑल इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछी जाती हैं। और सेकेंड थिंग इसकी जो भी हम लिख रहे थे पहले जिस तरीके से लिख रहे थे, अब उसमें मैंने जो करंट का पर्सपेक्टिव था वो काफ़ी मतलब उसमें ऐड किया था और आंसर को बहुत एनालाइज वे में लिखना स्टार्ट किया था। जी मैम, अगर हम बात करें जैसे आपने यूपीएससी का भी इंटरव्यू दिया है, तो मैम यूपीएससी के इंटरव्यू में नहीं होने के बाद आपने इस एग्ज़ाम को दिया, इसमें सिलेक्शन हो गया, तो यूपीएससी और स्टेट पीसीएस का अलग रहता है पढ़ने का स्ट्रेटजी या तरीका, या फिर सेम रहता है? मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर यूपीएससी में हम जिस तरीके से पढ़ाई करते हैं, अगर वो बहुत अच्छे से आपने की है तो स्टेट काफ़ी इजी हो जाता है। ये नहीं बोलूँगी कि 100% ईजी हो जाता है, लेकिन हाँ 80-70% आपका काम काफ़ी ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप अगर एक्स्ट्रा टाइम निकाल सकते हैं, जैसे कि यूपी में आपको उसका थोड़ा करंट अफेयर बेसिक उसके अकॉर्डिंग पढ़ना पड़ेगा तो वो पढ़ लेंगे, और हरियाणा में उसके क्योंकि हिंदी इंग्लिश के मार्क्स ऐड होते हैं तो थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है ऑब्वियसली, तो ये एक्स्ट्रा है। अदरवाइज तो बाकी सब कुछ अभी मतलब सेम यूपीएससी है। ओके। सो मैम अगर जब जैसे ये हरियाणा पीसीएस है, इसका आपने एग्ज़ाम दिया और आप बता रहे कि अभी आप जॉब भी कर रहे थे, जॉब के साथ इस एग्ज़ाम को दिया, तो मैम कैसे टाइम को मैनेज किया और सब्जेक्ट को कैसे कवर अप किया, जैसे कि ऑप्शनल हो सकता है उसको? सर, क्योंकि मेरी जो तैयारी थी वो पहले थी काफ़ी कंप्लीट थी, तो अभी हमारी ट्रेनिंग चल रही थी ऑनलाइन, तो मुझे ऑफिस कम जाना पड़ता था, मेरे पास थोड़ा टाइम था तैयारी करने के लिए। हाँ, अभी क्योंकि मेरा लगभग 20 डेज बिफोर ही मेरी पोस्टिंग हो गई तो मुझे अभी टाइम काफ़ी कम मिल रहा था, इवन इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम नहीं मिला, तो 2 दिन का मुझे ऑफ मिला था सिर्फ। लेकिन मीनवाइल मेरे सर हैं, उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की, मेरे मॉक इंटरव्यूज़ लिए और लिटरली मतलब जहाँ मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू अच्छा नहीं होगा, सिर्फ 2 दिन में उनकी हेल्प से मुझे बहुत कॉन्फिडेंस आया और मेरा इंटरव्यू बहुत अच्छा हुआ। ओके। सो मैम अभी तक आप असिस्टेंट टैक्स ऑफिसर के पोस्ट पर काम कर रहे थे और आप एसडीएम के पोस्ट पर भी सिलेक्ट हो गए हैं, जो कि हर स्टूडेंट का सपना होता है कहीं ना कहीं एसडीएम बने, फिर वो जाके डीएम भी बनते हैं। तो मैम कैसा लग रहा है आपको, ड्रीम जॉब मिल गई एक प्रकार से कहा जाए तो? मैं लिटरली मुझे 2 दिन तो यकीन ही नहीं हुआ था, मतलब सब कॉल कर रहे थे, लग रहा था हाँ कुछ हो रहा है, शायद मैं सपना देख रही हूँ, लेकिन अभी हाँ धीरे धीरे यकीन हो रहा है और खुशी तो ऑब्वियसली मतलब शब्दों में कहना बड़ा मुश्किल है। ओके। अब मैम एक गर्ल्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है कि वो 4 से 5 साल तैयारी में करें, है ना, और आपको टाइम लग गया है, हालांकि आपको सिलेक्शन भी होते रहे है, टाइम टू टाइम इम्प्रूवमेंट होती रही है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स ही नहीं हो रहा है, मेंस नहीं लिख रहे हो, बट मैम ये जो जर्नी थी अपने आप को कैसे मोटिवेट रखा, क्या क्या करते थे आप?
देखिए, सबसे पहले मेरे साथ अच्छी बात ये थी कि मैं बहुत टाइम से जॉब कर रही हूँ। मैंने लगभग 5 साल मतलब आईटी कंपनी में काम किया है, तो सेल्फ इंडिपेंडेंट में थी ही। उसके बाद मेरी जॉब चलती ही चली गई, लेकिन मीनवाइल मैंने कभी किसी जॉब को नहीं छोड़ा, चाहे मैंने प्राइवेट सेक्टर में की हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में की हो। इसलिए घर से तो मुझे कभी प्रेशर था ही नहीं, क्योंकि मैं इंडिपेंडेंट थी। और मोटिवेट मुझे ये था कि क्योंकि मेरा एक सपना था ही, जो मैंने गोल बना रखा था कि जब तक मैं कोशिश कर सकती हूँ मैं करूँगी। घर वालों को इंटरप्शन नहीं था, तो इसलिए ये मोटिवेशन बना रहा। ओके, जैसे कि मैम आपने बताया कि आपने कभी जॉब नहीं छोड़ी, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट। नॉर्मली सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो कहा जाता है कि आपको सारी चीज़ें छोड़ देनी होती हैं, सिर्फ तैयारी करनी होती है, या फिर थोड़ा मुश्किल होता है इनके साथ जॉब के साथ यूपीएससी को करना। बट मैम आपने सिविल सर्विसेज हो, कोई भी स्टेट लेवल की हो या फिर यूपीएससी इंटरव्यू तक आप गए हैं, तो मैम इनको कैसे आपने मैनेज किया, और हर स्टूडेंट को कैसे करना चाहिए अगर वो जॉब करते हैं? उनकी कभी कभी किसी की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं होती है जिससे उनको जॉब भी करनी पड़ती है। देखिए, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, इसी वजह से लिटरल कोई जॉब करता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो मेरी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन हाँ मीनवाइल मुझे ये था कि जो भी मैं जॉब कर रही थी तो कुछ सेविंग्स भी कर रही थी कि जब मुझे छुट्टी कहीं भी लेनी पड़ी तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद अगर किसी के साथ ऐसा इशू होता है, वो जॉब नहीं छोड़ सकता, तो आपको अपना टाइम इस तरीके से मैनेज करना होता है कि एक ही टाइम पे आप 2 काम कर सकें। जैसे मैं जब ट्रैवल करती थी तो उसमें भी पढ़ाई करती थी, या फिर जैसे मैं ऑफिस जा रही हूँ, ऑफिस में मेरा लंच टाइम है तो उस टाइम मुझे न्यूज़पेपर पढ़ना या जितनी भी न्यूज़ हो सकती हैं, और अपने जो नोट्स थे वो रिवाइज करती थी। इवन जब कोचिंग जाती थी तो रास्ते का जो पीरियड जो टाइम होता था उसमें भी मैं चीज़ें रिवाइज करते हुए जाती थी। ओके, संडे सैटरडे को भी सही से? बिल्कुल बिल्कुल। ओके, सो नॉर्मली हर कोई स्ट्रेटजी की बात करता है मैम, थोड़ा सा एक डिटेल स्ट्रेटजी बताइए कि सारे स्टेट पीसीएस और यूपीएससी जैसे एग्जाम्स को खासतौर पे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अच्छे से टैकल कर सकें। देखिए, बेस्ट स्ट्रेटजी तो सभी की अपनी स्पेशल यूनिक होती है। हाँ, बस ये होता है कि जितना हम पेपर को एनालाइज करेंगे बेहतर तरीके से। एनालाइज करने का मतलब मेरा ये नहीं है कि आप बस पेपर कॉपी खोल लीजिए और उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए। आप देखेंगे कि उसमें कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसकी प्रायोरिटी आप रखते हो और आपका इंटरेस्ट किस में है। तो जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसको अच्छे से तैयार करिए, जिसमें कम है मैं ये नहीं कहूँगी कि उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो आते हैं लेकिन उन पे आप थोड़ा उसको कम वेटेज दे सकते हैं। तो अपने मजबूत पॉइंट को उसको और मजबूत बनाइए। जी मैम, नॉर्मली मैम हर कोई एनसीईआरटी, प्रीवियस ईयर, इन सब क्वेश्चंस को और सिलेबस को हर स्टूडेंट पूछता है कि हम कैसे तैयार करें या फिर कैसी अप्रोच होनी चाहिए, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए मैम। देखिए, एनसीईआरटी तो डिपेंड ये करता है कि मैं ये नहीं कहूँगी सभी एनसीईआरटीज़ पढ़नी है। जैसे कि मैंने बेसिक मेरा ऑप्शनल हिस्ट्री था तो मैंने हिस्ट्री की एनसीईआरटीज़ पढ़ी थी, और जब मैंने पीटी पढ़ रही थी यूपीएससी के लिए स्टार्टिंग में जब, तो मैं टॉपिक वाइज उसे सिलेक्ट करती थी कि जो सिलेबस में लिखा हुआ है वो टॉपिक मैंने एनसीईआरटी से पढ़ा और वही टॉपिक मैंने नेट से डिग किया। इसमें मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि मैंने ज़्यादातर स्टडी एनसीईआरटी के साथ इंटरनेट बहुत इस्तेमाल किया है। मैं बुक्स पे कम रिलाई करती हूँ, उसका एक रीज़न ये भी है कि लिटरली मुझे बुक से कम याद होता है। तो जितना आप इस्तेमाल कर सकते जिसको बुक से पढ़ना वो बुक से पढ़िए, बट आज के टाइम में मुझे ऐसा लगता नहीं कि इंटरनेट का कोई विकल्प भी है। ओके, सो मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड हैं जो कि सोशल मीडिया से नॉर्मली कट डाउन हो जाते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, बट आपने बोला कि आपने इंटरनेट और यूट्यूब का काफ़ी हेल्प लिया, तो मैम इसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कौन से सोर्स वो कैसे सिलेक्ट करें जो उनकी स्टडी में काफ़ी प्रोडक्टिव रहे। देखिए, सोशल मीडिया अपने आप में प्रॉब्लम नहीं है अनटिल अनलेस आप जानते हैं कि आपको इस्तेमाल कितना करना है। अगर आज की जनरेशन, तो मैं बच्चों ये नहीं कहूँगी जो यहाँ पे तैयारी करें, वो मोस्टली सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप उनको खुद को देखना है कि वो सोशल मीडिया मिनिमम इस्तेमाल करें। और यूट्यूब तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आपको फ्री में सारी क्लासेस मिल जाती हैं, चीज़ें रिवाइज हो जाती है। सो मैम, अगर हम एक स्ट्रैटेजी की बात करें जो कि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं या फिर जो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो स्टेट पीसीएस और यूपीएससी साथ में करते हैं, जैसे कि आपने भी करा है, तो मैम ऐसी स्ट्रेटजी बताइए जिससे दोनों चीज़ें कवर हो जाए सही से। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर आपने यूपीएससी किया है तो स्टेट का, जैसे मैंने बोला, 70-80% आप कवर कर लेते हैं। तो अब तरीका ये होता है कि कुछ तो बुक्स पढ़ते हैं, लाइक अगर ज्योग्राफी कोई बुक्स आई मार्केट में तो पूरा पढ़ना शुरू कर दिया। सिमिलरली करंट अफेयर जितनी भी बुक्स है चल रहे हैं, 4-5 नई बुक्स आती है तो इस तरह पढ़ते हैं। मेरे हिसाब से मेरी जो स्ट्रेटजी थी जो मेरे लिए काम की, जैसे कि यूपीएससी का मैंने सिलेबस सामने रखा, उसके सपोज करते हैं ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को हम टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, उसमें अर्थक्वेक लिखा हुआ है, तो मैंने उसको ऐसा नहीं कि किसी बुक से निकाला किसी पर्टिकुलर, मैंने सिर्फ उसको नेट पे सर्च किया, अर्थक्वेक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन थे यूपीएससी के वो मैच कर लिए। अगर जैसे साथ में जब यूपी दिया तो यूपी के देख लिए, और उसको जब आप एक साथ मर्ज कर देंगे टॉपिक को, कभी लाइफ में मुझे नहीं लगता आपको रिवाइज करने की जरूरत होगी। मीनवाइल जब कभी ऐसी करंट इवेंट्स होती हैं अर्थक्वेक की, जब आप उसको उनको रिवाइज कर लीजिए और उसमें 2-4 पॉइंट अगर आपको न्यूज़ में मिलते हैं तो उसको एड ऑन कर लीजिए। तो कभी सिमिलरली आपको दूसरा कोई टॉपिक है, हिस्ट्री का हो सकता है कि गांधी जी का टॉपिक हो, तो अगर आपने एक बार गांधी जी की पूरी जो स्ट्रेटजी थी आपने एक बार लिख ली, उनके रोल्स लिख लिए,
तो बेहतरीन है। बाद में अगर कोई मार्केट में कोई बुक आती है तो आप उसमें ऐड ऑन करते रहिए अपने डेटा को। तो जैसे आपने एक बार कर लिया, वो आपको कभी दोबारा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका जो टाइम बहुत काफी बच जाएगा उससे। ओके। अब मैम, नॉर्मली स्टूडेंट प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि साथ में करें या फिर अलग अलग करें, तो कैसे करना चाहिए? देखिए, मेरे हिसाब से तो साइलोस में पढ़ाई नहीं होगी। जब हम पीटी पढ़ते हैं तो पीटी के जो फैक्ट्स हैं वही आप मेंस में लिखते हैं, उसको सिर्फ एक्सप्लेन करने के साथ लिखते हैं। तो पीटी में जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कुछ स्कीम्स पढ़ रहे हैं, उसको साथ के साथ नोट डाउन कर लीजिए कि आप किस क्वेश्चन में या किस सब्जेक्ट में उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं तो हमेशा यही करती थी कि उसमें जो भी मुझे वर्ड्स मिलते थे, फैक्ट्स मिलते थे, साथ के साथ मैं इसकी कॉपी में उसको नोट डाउन कर लेती थी। ओके। सो मैम, यूपीएससी की तैयारी में या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी में प्लान की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। हमें पता नहीं होता कि कब क्या पढ़नी चाहिए या फिर रिवीजन कब करना चाहिए, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, क्या कब चीज़ें नहीं पढ़नी चाहिए या फिर कब पढ़नी चाहिए, तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, जो सबसे पहले तो जो पेपर में पूछते हैं उसको एनालाइज करके ही डिसाइड करेंगे कि क्या सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और दूसरी बात कि जो चीज़ें चल रही हैं मार्केट में, एकदम सब चीज़ों का क्या बोल, इतना बच्चे एक करंट अफेयर की बुक होती है, उसको 4 बुक्स लेके आते हैं उससे, उसका मुझे लगता नहीं पर्टिकुलर कि उसका कोई बेनिफिट है। आप एक बुक को 10 बार रिवाइज करिए और जब आपको ऐड ऑन करना है तो मतलब मैंने दूसरी बुक नहीं पढ़ती, मैं तो उस पर्टिकुलर मंथ का करंट अफेयर नेट से निकालती हूँ, उसको अच्छे से पढ़ लेती हूँ, उसको ऐड ऑन कर देती हूँ। तो जितना भी हो सके उसको समराइज करने की कोशिश कीजिए। वास्ट अमाउंट ऑफ डाटा इस नॉलेज में, इस फील्ड में हेल्प नहीं करता है, इवन आपके सिर्फ टाइम को किल करता है। ओके मैम। सो मैम, आपने नोट्स वगैरह बनाए? नोट्स बनाए तो फिर कैसे बनाते हैं, क्योंकि बुक्स इतने सारे बड़े बड़े होती हैं, कभी 500 पेज, कभी 600 पेज। कि मैंने जो नोट्स बनाए थे, सबसे पहले तो मैंने वही किया था, टॉपिक वाइज नोट्स तैयार किए थे। जैसे मैंने बोला ना कि अर्थक्वेक है, तो मैंने एक बार उसको नेट से पूरा पढ़ लिया, उसके जितनी भी कुछ भी आ सकता था अर्थक्वेक के जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशंस हैं, कहाँ कहाँ होते हैं, क्यों क्यों होते हैं, उसको एक बार पढ़ा। फिर उसके बाद अब करंट में जितनी इवेंट्स चल रही हैं आप उसको वहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। और इसके अलावा जो ये तो ज्योग्राफी की बात हुई, जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री में इतनी बुक्स आती हैं, पॉलिटी में इतनी बुक्स आती हैं जो इस फील्ड की डायरेक्ट नहीं होती हैं लेकिन आपके कंटेंट इनरिचमेंट करती हैं। मैंने मतलब मुझे भी टाइम मिला था बीच में, जब एक 2 महीने मैंने बता रही थी कि मेरी ऑफलाइन ट्रेनिंग चल रही थी, ऑनलाइन ट्रेनिंग, तो मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी, मतलब इवन मोर देन 30 बुक्स। तो उनका जितना भी कंटेंट था वो मैंने नोट डाउन किया। उससे उसका फ़ायदा ये था कि आपके पास वो नॉलेज होती है जो किसी और के पास नहीं होती है। मतलब सेंस ये कि आपके पास मैच्योरिटी होती है वर्ड्स की, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट मैम। सो मैम, जो टेस्ट सीरीज होते हैं या फिर मॉक टेस्ट होते हैं, तो वो कितने हेल्पफुल होते हैं? कि वो तो बहुत हेल्पफुल होते हैं। उसका रीज़न है कि आप टाइम बाउंड तरीके से तैयारी करते हैं। आपको पता है एग्ज़ाम देना है, कॉम्पीट करना है, तो आप उस मिनिमम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करेंगे तो आपके एफर्ट लगभग डबल हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत एक ज़रूरी टास्क है जो करना भी चाहिए। ओके। सो मैम, आपने इंटरव्यूज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के दिए हैं, तो आपको क्या डिफरेंट नज़र आता है यूपीएससी का और जैसे हरियाणा पीसीएस, यूपी पीएससीएस और बीपीएससी, इनमें थोड़ा अलग लगा आपको? कि अगर मैं कहूँ एज सच क्लासिफिकेशन बड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले मैं सोचती थी कि स्टेट के इंटरव्यू फैक्ट बेस्ड होते हैं और यूपीएससी के एनालिटिकल होते हैं। यूपीएससी का दिया बहुत अच्छा था, मुझे लगा बेहतरीन है। स्टेट में मैंने बिहार में दिया तो उन्होंने भी मुझसे फैक्ट्स पूछे थे, मतलब वो 30% थे, 70% एनालिटिकल था। यूपी के मैंने 2 इंटरव्यू दिए थे। सिलेक्शन तो जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने दोनों ही का कम्बिनेशन 50-50% रखा। और हरियाणा का जैसे है, हरियाणा वालों ने मुझसे 80% एनालिटिकल पूछा। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर, बोर्ड किस तरीके के क्वेश्चन पूछता है, और हार्ड एंड फास्ट तरीके से उसको हम बांट नहीं सकते, दोनों अपने आप में ही होने के। राइट मैम, नॉर्मली स्टूडेंट सोचते हैं कि ये जो प्रिपरेशन है वो काफ़ी इजी है और इसको हम ऐसे ही पढ़ेंगे तो क्लियर कर लेंगे, तो आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है, क्योंकि काफ़ी चैलेंजिंग भरी जर्नी होती है और इसको किस तरीके से अप्रोच को लेना चाहिए, लाइट वे में लेना चाहिए या फिर हार्ड वे में या फिर मीडियम, कैसे करें? देखिए, अप्रोच तो मुझे लगता है कि मतलब लाइट ही होनी चाहिए, क्योंकि जब हम किसी चीज़ का स्ट्रेस लेते हैं तो एक मेरे सर हैं वो एक टर्म बोलते हैं कि रेसिस्टिव फोर्स काम करता है जब आप स्ट्रेस लेते हैं। लेकिन जब आप बहुत लाइट तरीके से काम करते हैं ना तो आपका जो दिमाग होता है, माइंड बहुत ओपन होता है। तो ऑब्वियसली लाइट तरीके से करना चाहिए, अपनी लाइफ को भी एंजॉय करना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटे पढ़ाई करिए। मैं सिर्फ कहती हूँ कि जितने घंटे भी आप पढ़िए, 7 आवर्स 8 आवर्स, लेकिन उसको प्रोडक्टिव वे में पढ़िए। मतलब ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं दिमाग कहीं और हमारा खोया हुआ है तो उसका फ़ायदा नहीं। तो मेरी तो यही अप्रोच रहती है कि मुझे जितना रेस्ट करना है मैं करूँगी, उसके साथ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती हूँ। लेकिन जब पढ़ना है तो फुल अपना 100% नहीं, इवन 200% दीजिए।
राइट मैम, सो आपके अराउंड कितने घंटे एवरेज रहती थी daily? देखिए स्टार्टिंग में मेरी भी वही अप्रोच रहती थी, जो सब बच्चे आते हैं पढ़ते हैं, तो मुझे भी लगता था कि 14-15 घंटे तो ज़रूरी है। हालांकि मेरी जॉब भी थी तो मेरे पास टाइम भी नहीं था, तो मैं सोचती थी कि जितना, लेकिन जब मैंने यहाँ पे प्राइवेट जॉब की थी, यहाँ पे इवन एक कोचिंग संस्थान है, तो वहाँ पे जाने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें कवर अप कर ली। उसके बाद मैंने सिर्फ 5-6 घंटे में देती थी, और लेकिन क्योंकि 5-6 घंटे इसलिए था क्योंकि चीज़ें मैं पहले कर चुकी थी, उसको सिर्फ मैं रिवाइज़ कर रही थी, और उसके साथ ये है कि अपना जीवन लाइफ भी एंजॉय की। ओके, सो मैम हमेशा हम कोई भी काम करते हैं, फिर तैयारी हो या फिर कोई भी काम, हमें अपनी कमियों को जल्दी पहचान लेना चाहिए, जिससे हम उनको पॉलिश कर सकें और उनको इम्प्रूवमेंट कर सकें। तो मैम आपको क्या अपनी तैयारी में पहले कमियां नज़र आई, देन उनको आपने कैसे इम्प्रूव किया? नॉर्मली हर स्टूडेंट कहीं ना कहीं कमियों से जूझते रहते हैं, बट उनको पता नहीं चलती कई बार। देखिए स्टार्टिंग में वही था ना कि मैंने कहा कि हम स्टार्टिंग में सोचते हैं कि ये बुक्स आ रही है, वो बुक्स आ रही है, सबको पढ़ लेते हैं, तो उसका एक रीज़न होता है कि हम शायद चीज़ें जब तक 2-3 साल होते नहीं तब तक हम अपनी चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं। तो मैं भी वही कर रही थी, और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रही हूँ। फिर मैंने अपनी स्ट्रेटजी पूरी चेंज कर दी, और मैंने वही फोकस किया जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है, जिस तरीके से पूछा जाता है। तो मेंस के लिए तो एक साथ डिगअप कर लेना चीज़ों को, पीटी के साथ ही पूरे मेंस की चीज़ें नोट डाउन कर लेना, ताकि जब भी मेंस हो 2 महीने का इवन 3 महीने का टाइम फ्रेम होता है, तो उस टाइम में आप सडनली ऐसा नहीं कर सकते कि मेंस का सिलेबस खोलना शुरू किया। तो इसलिए मैंने फिर बाद में साइलोस की जगह एक साथ मतलब इंटीग्रेट करके पढ़ाई की। ओके, सो लास्ट में मैम क्या मैसेज देना चाहेंगे फ्यूचर एस्पिरेंट को? मैं यही कहूँगी कि जिसकी जो स्ट्रेटजी है उसी तरीके से करिए, लेकिन ये ध्यान रखिए कि आप जो कर रहे हैं अपने आप के साथ आप जस्टिस कर रहे हैं। किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ना है, सिर्फ अपने लिए पढ़ना है, तो वो हमेशा ध्यान में रखिए। ओके, सो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर लवली मैसेज। सो फ्रेंड्स, आपने देखा कि मैम ने अपनी जर्नी को, स्ट्रेटजी को, ओवरऑल सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करी। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।